ऑल राइट। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि हीट क्या होता है। जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन, मैंने आपको बताया था हमारे पास एक, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्लास है, उस ग्लास में वाटर है और हमने टेबल पे रख दिया उसको। ये हमारा सिस्टम हो गया। ग्लास along with water is our system and temperature of our system is Ts। ये ग्लास और वाटर छोड़ के जो कुछ भी होगा दैट विल बी आवर सराउंडिंग TE, राइट। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो टेक लाइक दिस। ये हमारा एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर Ts है, सराउंडिंग मतलब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर TE है। तो अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा एनवायरनमेंट टू सिस्टम एंड दैट Q एनर्जी, amount of energy transferred was taken to be positive greater than 0। कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, पर आपको याद से कितना रखना है, जब सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है तो पॉजिटिव। और एक केस देखा था हमने जिसमें उल्टा था, उल्टा इन द सेंस सिस्टम का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा था और उस केस में सिस्टम एनर्जी लूज करेगा, इंटरनल एनर्जी लूज करेगा, तो Q was taken to be negative, where Q ये amount of energy transferred था from the system to the environment और from the environment to the system। बेसिकली ये एनर्जी ट्रांसफर क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब एनर्जी ट्रांसफर होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हीट, राइट। तो ये बेसिक्स पता होना चाहिए। देन हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ पे मैंने अभी हीट बता दिया, रिवाइज कर लिया हमने क्विकली। फिर हमने देखा था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैसे कैसे हो सकता है। तो एक पहली पॉसिबिलिटी ली थी हमने कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें गैस है और हमने इसको फिट करके रखा है एक मासलेस, फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन के साथ। मुझे अगर इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ पे एक हीट सोर्स लगा दूंगा, मतलब एक बर्नर लगा दूंगा। तो ये पहला तरीका था इंटरनल एनर्जी चेंज करने का। दूसरे मेथड में, सेकेंड वे, दूसरा तरीका ये था कि आप ये जो गैस है आपके पास, आप इस गैस को सडनली कंप्रेस करो, मतलब आपको सडनली इस पिस्टन को या फिर क्विकली इस पिस्टन को नीचे मूव करना है। तो दूसरा तरीका था बाय डूइंग वर्क। तो यहाँ पे जब हम लोग बोलते हैं सडन कंप्रेशन ऑफ अ गैस, दैट मीन्स यू आर डूइंग वर्क ऑन द गैस। तो दूसरा तरीका था कि हमको गैस पे वर्क करना पड़ेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने ये देखा था, जो भी अमाउंट ऑफ हीट, लेट्स से डेल्टा क्यू, लेट्स से मैं सिस्टम को डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो हीट जो हम प्रोवाइड करेंगे वो पार्टली यूज़ होगा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में, मतलब डेल्टा यू, वेयर यू इज इंटरनल एनर्जी, प्लस वो जो मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ हो सकता है कि वो पिस्टन को ऊपर मूव करे, मतलब गैस को एक्सपांड करने के भी काम में है, मतलब वर्क डन भी कर सकता है। तो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सिंपल लैंग्वेज में, द हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम या द एनर्जी सप्लाइड टू अ सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट is partly used to increase its internal energy and partly used to do work। फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोग वर्क डन कैसे निकालते हैं। यू शुड रिमेंबर,
हम लोग वर्क डन कैसे निकालते हैं। मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर पिस्टन dx डिस्टेंस से मूव हुआ है, dx डिस्टेंस से मूव हुआ है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw या फिर डेल्टा w, इट विल बी गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया एंड dx तो dx था, वेयर a was एरिया ऑफ पिस्टन। फिर a dx मतलब स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम dv, क्योंकि गैस एक्सपैंड हुआ मतलब उसका वॉल्यूम चेंज हुआ है, राइट तो उसका वॉल्यूम चेंज हुआ है बेसिकली। तो अब ये हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। बट बेसिकली मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे देखा कि इनिशियल स्टेट ये था, फिर हमने देखा इंटरमीडिएट स्टेट मतलब जब सिर्फ dx अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। पर एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि फाइनल स्टेट मतलब अल्टीमेटली लास्ट में ये हो गया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, राइट। तो इनिशियल वॉल्यूम vi था और फाइनल वॉल्यूम vf है। तो हम ये टोटल डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में हम लोग पहले उसको काउंट करते हैं, और हर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए हम लोग वर्क डन निकालते हैं dw। और हमको अगर टोटल वर्क डन चाहिए होगा तो टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर ऑल दिस स्मॉल वर्क डन। मतलब पहले ए पॉइंट से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया, फिर सी से डी पे गया, एंड फाइनली एफ फाइनल स्टेट पे आ गया मान लेते हैं। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, from for the total work done in moving the piston from A to F will be integration dW small work done from initial volume to final volume। तो हमारे पास वर्क डन का इक्वेशन आया था PdV, क्योंकि dW इज PdV इनिशियल टू फाइनल। और इस पूरे प्रोसेस के थ्रू हम मानते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा। प्रेशर कांस्टेंट कब रहा होगा, जब ये प्रोसेस बहुत स्लो है, उसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक, हम लोग देखेंगे बाद में वो। देन यू मस्ट नो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज जस्ट v, इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू vi टू vf। तो p विल बी vf माइनस vi। तो वर्क डन इज प्रेशर टाइम्स ऑफ फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फिर इस पे से हमने दो कंक्लूजन लाए थे। कंक्लूजन इन द सेंस साइन कन्वेंशन बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे बताया है जब सराउंडिंग से एनवायरनमेंट से सिस्टम में हीट जाएगा, एनर्जी जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, जब सिस्टम से एनवायरनमेंट में एनर्जी ट्रांसफ़र होगा तो नेगेटिव लेंगे। वैसे ही अगर गैस एक्सपैंड हो रहा है मतलब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, मतलब फाइनल वॉल्यूम जो होगा इनिशियल से बड़ा होगा, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल विल बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब वर्क डन विल बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि वर्क डन में vf माइनस vi करते हैं हम लोग। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव, या तो सिंपल लैंग्वेज में वर्क इज डन बाय द गैस। ओके, दूसरा केस था अगर पिस्टन नीचे मूव हो रहा है, मतलब कंप्रेशन हो रहा है, गैस कंप्रेस हो रहा है, तो उस केस में फाइनल वॉल्यूम विल बी लेस देन इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम विल बी लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव आ गया, तो वर्क डन आपका नेगेटिव आएगा। तो इसमें बोलोगे वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव, या फिर आप बोलोगे वर्क इज डन ऑन द गैस। तो जब वर्क इज डन बाय द गैस होता है तो वर्क डन पॉजिटिव है, जब वर्क इज डन ऑन द गैस तो वर्क डन हम लोग नेगेटिव लेते हैं बाय कन्वेंशन। इसके बाद मैंने आपको बताया था अबाउट स्टेट वेरिएबल्स।
अगर याद होगा थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स हमने बोला था, उसका लिखना हमारा बाकी था. We'll start from that, but just for a quick revision, any measurable or observable quantity or property of a system when the system remains in equilibrium. अभी equilibrium क्या है हम आगे define करेंगे. ओके वो भी हुआ है हमारा. मेजरेबल मतलब एक सिस्टम के साथ जो क्वांटिटी हम लोग मेजर कर सकते हैं, या फिर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं उसको, या तो उसको प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. जैसे क्या मेजर कर सकते हैं हम लोग मैक्रोस्कोपिकली, नॉट माइक्रो, मैक्रोस्कोपिकली हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये मेजर कर सकते हैं. तो ये जो प्रॉपर्टी है सिस्टम का जो हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल. लेकिन एक चीज़ याद रखना, हम लोग ये मेजर कब कर रहे हैं, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा. और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या वो मैं भी बताऊंगा आपको. बट एनीवेज, प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम मतलब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल. थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल देखो बहुत इजी है, ज़्यादा हम लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. थर्मोडायनामिक क्यों? क्योंकि हम लोग थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं. थर्मोडायनामिक्स मतलब क्या? द स्टडी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क और द अदर वे अराउंड बेसिकली. तो हम इस पूरे चैप्टर में बात वही कर रहे हैं, हीट और वर्क का कन्वर्जन. स्टेट मतलब क्या? अगर सिस्टम एक पर्टिकुलर कंडीशन में है, फॉर एग्जांपल उसका प्रेशर का कुछ वैल्यू होगा, वॉल्यूम का कुछ होगा, टेम्परेचर का होगा, तो वो एक स्टेट हो गया. अगर सिस्टम का मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया या फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया या फिर प्रेशर बढ़ा दिया तो वो एक सेकंड स्टेट हो गया. और वेरिएबल क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं? क्योंकि हम ये वेरी हो सकता है ना, हमने देखा कि वॉल्यूम चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है. तो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल जो है मतलब वो बेसिकली जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है उसको हम लोग थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल बोलते हैं. सिंपल, या तो सिंपल लैंग्वेज में स्टेट वेरिएबल बोलते हैं, या और सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ वेरिएबल बोलते हैं उसको. ये सब एक ही चीज़ है. अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड यूज़ किया गया है. कहीं पे बोला होगा मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, कहीं पे बोला होगा ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, कहीं पे बोला होगा प्रॉपर्टी, कहीं पे बोला होगा थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल, कहीं पे बोला होगा स्टेट वेरिएबल, और कहीं पे बोला होगा सिर्फ वेरिएबल. दीज आर ऑल सेम थिंग्स. हमने ये देखा कि जब हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो ये जो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स है इसको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक था इंटेंसिव, एक था एक्सटेंसिव. इंटेंसिव जो है वो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करता. डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सिस्टम. और एक्सटेंसिव जो है वो साइज पे डिपेंड करता है. डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सिस्टम. इसका मतलब क्या? फिर मैंने एक एग्जांपल लिया था. हमने लिया था एक कंटेनर, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था हम लोगों ने. अभी दो इक्वल पार्ट्स में मतलब वॉल्यूम V था, तो अभी हर एक दोनों के दोनों पार्टीशन मतलब दोनों के कंपार्टमेंट का वॉल्यूम हो जाएगा V/2 V/2. अब ये पार्टीशन डालने से क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज हुआ क्या? नहीं. डेंसिटी चेंज हुआ क्या? नहीं. प्रेशर चेंज हुआ क्या? नहीं. राइट. तो दोनों साइड्स पे टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर जो है वो सेम है, मतलब वो साइज पे डिपेंड नहीं करता. अब मैंने यहाँ पे एक सिस्टम के दो पार्टीशन किए, मैं तीन भी कर सकता था.
तो जो वेरिएबल्स साइज पे डिपेंड नहीं करता उसको बोलते हैं इंटेंसिव, क्योंकि साइज चेंज करने के बाद भी वो वही रहा, टेम्परेचर वो जो था वही रहा, डेंसिटी भी जो था वही रहा, और प्रेशर भी चेंज नहीं हुआ। फिर चेंज क्या हुआ? एक तो मास, क्योंकि अभी क्या हो गया कि m/2 आ गया। पहले क्या था? टोटल मास m था, अभी m/2 और m/2 आ गया। मतलब बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हाफ हाफ में डिवाइड हो गए, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाफ हाफ हो गए तो मास हाफ हाफ हो जाएगा और इंटरनल एनर्जी भी हाफ हाफ हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हम लोग हर एक पार्टिकल का एनर्जी कंसिडर करते हैं और सबको ऐड करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली कम्स फ्रॉम द एडिशन ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स हाफ हाफ में स्प्लिट हो गए तो एनर्जी भी हाफ हाफ में स्प्लिट होगा। तो ये जो पैरामीटर्स है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो वेरिएबल्स है, ये साइज पर डिपेंड करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिव। तो मास और इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव है, प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी एक्सटेंसिव नहीं है, राइट? So pressure, temperature, density are intensive and mass and internal energy are extensive state variables. इसके बाद हमने देखा था थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। किसी भी सिस्टम को हम ऐसा कब बोल सकते हैं कि वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है? और सिस्टम कैन बी सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ, अगर वो तीन इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रहा है तो सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। और पहला इक्विलिब्रियम था मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैं इंटेंशनली स्लो जा रहा हूँ, मैं इंटेंशनली ये रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आई वांट यू कि आपका क्लासेस में ही सब हो जाए। यू डोंट हैव टू पुट एक्स्ट्रा टाइम, ऑफ कोर्स यू हैव टू रिवाइज बट नॉट अलॉट। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था कि जब एक सिस्टम में, मेरे पास एक सिस्टम है, मान लो ये सिस्टम है, यहाँ पे गैस होगा। जब एक सिस्टम में अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं है तब हम लोग बोलते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस सिस्टम के अंदर भी नहीं है, मतलब हर एक पार्ट में, गैस के हर एक पार्ट में देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस, राइट? और सिस्टम और एनवायरनमेंट में भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं है। जब फोर्स की बात होती है तब प्रेशर की बात होती है। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है मतलब प्रेशर सिस्टम के हर एक पार्ट में इक्वल है, ओके? इसका मतलब अगर प्रेशर इक्वल है तो एक्स्ट्रा प्रेशर पिस्टन पे अप्लाई नहीं होगा, तो पिस्टन मूव नहीं होगा। तो दैट एक्चुअली मीन्स देयर आर नो अनबैलेंस फोर्सेस, क्योंकि अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं तो ही मोशन होता है। ये हमने 11th से सीखा है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? वहाँ पे सिस्टम में कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, देयर आर नो ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शंस। पहले हो गए होंगे, बट इस स्टेज पे उस सिस्टम में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, उस सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं है। मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में विद इन द सिस्टम मास ट्रांसफर नहीं है। और ऑफ कोर्स सिस्टम और एनवायरनमेंट में भी मास ट्रांसफर नहीं है। इसका मतलब और एक होता है कि केमिकल कंपोजिशन सेम है। तो जब केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, जब सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ों का मतलब होता है कि सिस्टम का कंपोजिशन सेम है हर एक पार्ट में। कंपोजिशन मतलब अगर मेरे पास दो गैस है, इसमें एक्स गैस और वाई गैस, तो एक रीजन में अगर x 60% है और y 40% है तो दूसरे रीजन में भी वैसा ही होने वाला है। तीसरा था थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि सिस्टम
में आप कहीं भी टेम्परेचर मेजर करो सेम मिलेगा। सिस्टम और सराउंडिंग में भी टेम्परेचर सेम होगा, क्योंकि वहाँ पे देर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और हीट नाउ। सो थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स द टेम्परेचर in every part of the system and also between the system and surrounding is the same. तो जब एक सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करेगा, हम लोग बोल देंगे सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट। तो यहाँ तक हमारा हुआ था। अब हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स बनाते जाएंगे और हम लोग रिवाइज भी करते जाएंगे। तो हमको स्टार्ट करना है थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल से, विच इज 4.6, maybe just thermodynamic state variable. Thermodynamic state variables. राइट, तो पहले तो हम देख लेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम और अ सिस्टम वेरिएबल। प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम और अ सिस्टम वेरिएबल और अ स्टेट वेरिएबल, इसके बहुत सारे नाम हैं, हम लोग हर चीज़ को नहीं लिखने वाले यहाँ पे, राइट। तो मैंने जैसे बताया, इट इज़ अ मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम व्हेन द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। सो इट इज एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी of a system when the system is in equilibrium, when the system remains or is in equilibrium, remains in equilibrium, right। हम लोग इस प्रॉपर्टी को या सिस्टम वेरिएबल को हम लोग स्टेट वेरिएबल भी बोलते हैं, राइट। सो प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड एज a property is also called as state variable और वेरिएबल, या तो स्टेट वेरिएबल बोलो या तो सिर्फ वेरिएबल बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल बहुत सारे पता है आपको। एग्जाम्पल टेम्परेचर, एग्जाम्पल प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा, राइट। ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं और हम लोग इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम। सो दिस प्रॉपर्टीज describes the system and are called as macroscopic state variables या फिर macroscopic properties, microscopic properties और state variables or just variables of the system, okay। देन हम लोगों ने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। These variables
can be categorized as follows. Better word is classified as follows. एक ही बात है, कैटेगराइज या फिर क्लासिफाइड। तो पहला हमने देखा था, पहले को हम लोग बोलेंगे इंटेंसिव और दूसरे को हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिव। सो इंटेंसिव वेरिएबल्स, जैसे मैंने बताया, these variables do not depend, these variables do not depend on the size of system, और दूसरा था they depend on the size of system. Extensive variables depend on the size of system. Extensive variables. So these variables depend on the size of system. These variables depends on the size of system. एग्जाम्पल हमने लिया था कि हमने हमारे पास एक सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, हमने इस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो इक्वल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ईच विथ हाफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो क्या क्या चेंज होता है, क्या क्या चेंज नहीं होता है। जो चेंज होता है दैट इज एक्सटेंसिव, जो नहीं होता है दैट इज इंटेंसिव। सो कंसिडर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में डिफाइन करने वाले हैं। Let the system be divided into two equal compartments. Let the system be divided into two equal compartments, each with half the original volume. Okay, so it can be seen that, मैंने जैसे बताया आपको क्या क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा। It can be seen that pressure, density and temperature are same in both the compartments, are same in both the compartments, and hence these variables are intensive variables. ओके पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम चेंज नहीं कर सकते। मुझे टेम्परेचर चेंज करना है तो मैं एक्सटर्नल हीट सप्लाई करूंगा ना। हमने अभी क्या किया, हमने सिर्फ उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अगर मुझे टेम्परेचर चेंज करना है तो डेफिनेटली आई कैन गिव सम हीट, सप्लाई सम हीट। मुझे प्रेशर चेंज करना है तो मैं पिस्टन को नीचे मूव करूंगा, तो वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करने से वो चेंज नहीं हुआ। ओके सो बट अभी टोटल मास के साथ क्या हुआ, वो इक्वली डिवाइड हो गए, बट टोटल मास एंड इंटरनल एनर्जी are equally divided, right?
are equally split, divided, basically are equally divided into two parts in the two compartments, and hence these variables we call them as extensive variables. Hence these variables are extensive variables. ओके इसके बाद हमने देखा व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. सो नेक्स्ट टॉपिक इज thermodynamic equilibrium. राइट तो किसी भी सिस्टम को आप थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में ऐसा कब बोल सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है. तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कब होता है, जब सिस्टम इज इन थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, and that those three types of equilibrium were mechanical, chemical, thermal equilibrium. So a system is in thermodynamic equilibrium if it satisfies three conditions of equilibrium simultaneously. If it satisfies three conditions of equilibrium simultaneously. साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ ये तीनों इक्विलिब्रियम जो मैं बता रहा हूँ वो एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए. इट कैन नॉट बी कि अभी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, 10 मिनट के बाद थर्मल में होगा, 15 मिनट के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा. ये तीनों एक साथ होने चाहिए. तो पहला हमने जो देखा था दैट वाज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, as I told you, there should not be unbalanced forces within the system and between the system and surrounding. तो सिस्टम के अंदर या सिस्टम और सराउंडिंग में अनबैलेंस फोर्सेस नहीं होने चाहिए. इसका मतलब ये होता है कि प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम सेम होगा और सिस्टम और सराउंडिंग में भी कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा. मतलब प्रेशर सिस्टम में हर पार्ट में सेम और सिस्टम और एनवायरनमेंट में सराउंडिंग में भी सेम. मतलब वहाँ पे कोई फोर्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, और एग्जिस्ट करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. राइट, सो दैट्स व्हाट इट मीन्स. So when there are unbalanced forces, गलती होती है मैं इसलिए लिख रहा हूँ unbalanced forces. When there are no unbalanced forces, no ये important है. So when there are no unbalanced forces within the system, and between the system and the surrounding, between the system and its surroundings or environment, then the system is said to be in
to be in mechanical equilibrium. In mechanical equilibrium, right? इसका मतलब क्या होता है? Pressure throughout the system is same. This implies that pressure throughout the system and between the system and surrounding is same, and between the system and its surroundings is same. बहुत easy था. Will not go into much details. अगर unbalanced forces होंगे भी तो वो neutralize हो जाएंगे. That's what we know. So no need to go into further details. उसके बाद chemical equilibrium. I told you मतलब क्या है इसका? There are no ongoing chemical reaction. There is no transfer of matter from one part of the system to the other part of the system, or between the system and its environment. And also it implies that chemical composition within a system is the same. Okay, so a system is said to be in chemical equilibrium. A system is said to be in chemical equilibrium when there are no ongoing chemical reactions within the system or, as I told you, or which means or there is no transfer of matter from one part to other part of the system, from one part to another part of the system, or between the system and its surroundings, system and its surroundings. Right. इसका मतलब ये भी होता है the chemical composition is throughout same, is same throughout when the system is in chemical equilibrium, right? So when the system is in chemical equilibrium, the chemical composition is same throughout the system. Okay, and then last type हमने देखा, last type of equilibrium जो mandatory है, जो होना चाहिए compulsory, thermal equilibrium, और ये हमने already डिटेल में पहले देखा है. Okay, so we already know when the temperature of the system is uniform throughout and also does not change with time, and also the temperature of the system and the surrounding is same,
okay, then it is said to be in thermal equilibrium. So when the temperature of a system is same throughout and do not change with time and do not change with time, then the system is said to be in thermal equilibrium. Simple, right? So this is very simple. Okay, so let's move to next topic now. अभी अगला टॉपिक में बेसिकली हमको देखना है कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, और हमको ये देखना है पीवी डायग्राम क्या होता है, जिसको आप इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हो. सो पीवी और इंडिकेटर डायग्राम. तो आज के सेशन में हम लोग सिर्फ समझ लेंगे, फिर इन डेप्थ और नोट्स के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. तो इक्वेशन ऑफ स्टेट मतलब कोई भी अगर एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है हमारे पास, ओके, तो ये हमारे पास एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है. मैं हमेशा ये सिंपल सिस्टम ही लेता हूँ क्योंकि सिंपल सिस्टम लेके समझना बहुत इजी होता है. ये जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है, और अगर मुझे इस सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है, तो हम लोगों को कुछ थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे PV/T, और उसके रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी. सो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन PV एंड T, राइट? तो हमको एक थर्मोडायनामिक सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए एक इक्वेशन की ज़रूरत है, इन शॉर्ट उसका स्टेट बताने के लिए, राइट? स्टेट इज सम कंडीशन, ओके, सम वैल्यूज ऑफ PV एंड T डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ सिस्टम. फिर अगर वॉल्यूम बढ़ता है या प्रेशर बढ़ता है या टेम्परेचर बढ़ता है या चेंज होता है बेसिकली, तो द सिस्टम विल गो इनटू अनदर स्टेट. तो फॉर एग्जांपल हमें पता है अगर मुझे इस सिस्टम का स्टेट बताना है और इस सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो PV इज इक्वल टू nRT से मैं बता सकता हूँ, राइट? सो ये जो इक्वेशन है दिस गिव्स यू basically this is equation of state for an ideal gas. So equation of state of an ideal gas. और आइडियल गैस से मेरा मतलब हम लोग मॉलिक्यूल इंटरैक्शंस कंसिडर नहीं करते हैं आइडियल गैस में, राइट? तो वापस बता रहा हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनामिक system which is in equilibrium is a relation between its state variables. Simple. This is the simplest way that you can describe or define equation of state, right? अब ऐसा है कि इक्वेशन ऑफ स्टेट को हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं PV डायग्राम. मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, राइट? सो PV डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम मतलब यू आर डिस्क्राइबिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, राइट? अब जो मैंने सिस्टम लिया है, इस सिस्टम में तीन चीज़ें हो सकती है, राइट? फर्स्ट, ये
जो गैस है, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन हमने लगाया, पिस्टन इज मूवेबल, पिस्टन इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, तो क्या क्या हो सकता है? एक्सपांशन, मतलब गैस एक्सपांड हो सकता है एट, देखो बेसिकली एक्सपांशन जब होगा तो एक्सपांशन दो तरीके से होता है। एक तो वेरिंग प्रेशर, मतलब जब गैस एक्सपैंड हो रहा है तो प्रेशर चेंज हो रहा है, राइट। अब चेंज ऑफ प्रेशर भी दो तरीके से है। इन द सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक्सपेंशन एट वेरिंग प्रेशर, कंप्रेशन एट वेरिंग प्रेशर, तो गैस या तो एक्सपैंड होगा या कंप्रेस होगा, राइट। तो एक्सपेंशन एट वेरिंग प्रेशर, कंप्रेशन एट वेरिंग प्रेशर, या फिर जब गैस एक्सपैंड हो रहा है तब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, या जब गैस कंप्रेस हो रहा है तब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। सो एक्सपेंशन एट वेरिंग प्रेशर, फर्स्ट थिंग। तो करना क्या है हमको? करना हमको सिर्फ इतना है कि हमारे पास एक सिस्टम है, वो जो सिस्टम है वो एक स्टेट से, एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जा रहा है, राइट। एक्सपांशन हो रहा है उसका, लेकिन एक्सपांशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है और वॉल्यूम के साथ प्रेशर भी चेंज हो रहा है, राइट। तो इसको हम लोग एक डायग्राम पे कैसे दिखाएंगे? तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट 1 है। सो दिस वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू इनिशियल वैल्यू ऑफ प्रेशर P1 या फिर PI, जैसे भी डिनोट करो, और V1 और VI। सो जिस स्टेट में सिस्टम है मैं बोलता हूँ 1 उसको, राइट। तो उस इनिशियल स्टेट पे प्रेशर की वैल्यू P1 और वॉल्यूम की वैल्यू V1। अब गैस एक्सपांड हो रहा है, ओके, विथ वेरिंग प्रेशर गैस एक्सपैंड हो रहा है। गैस एक्सपैंड हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। तो देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये हो गया फाइनल स्टेट, है ना। पहले वॉल्यूम की वैल्यू कम थी, अब वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ गई, तो एक्सपांशन एट वेरिंग प्रेशर, राइट, करेक्ट। तो यू शुड नो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये पता होना चाहिए हमको, राइट, ओके। इसलिए जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, मैंने दिखाया ऐसा। तो ये स्टेट 2 आ गया जहाँ पे प्रेशर की वैल्यू P2 होगी, ओके, सिंपल। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर को कम होना था, बॉयल फ्लो हमको बताता है ये। तो वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम होगा, मतलब वो कर्व नीचे की तरफ आएगा, एज शोन इन फिगर। अब अगर हमको वर्क डन निकालना है, हमको ऑलरेडी पता है वर्क डन कैसे निकालते हैं, मैंने अभी बताया था आपको इक्वेशन के थ्रू, इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल वैल्यूज PdV, राइट, करेक्ट। पर यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हो रहा है ना, तो दिस विल बिकम लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, तो हम लोग अभी इसको सॉल्व नहीं करने वाले, हम लोग इसको बाद में देखेंगे। इन एनी केस अगर वर्क डन निकालना है ना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है। डोंट वरी इफ यू डोंट हैव मैथमेटिक्स, इट्स ओके। अब वर्क डन जो है बेसिकली इट इज एरिया अंडर दिस कर्व, ये शेडेड रीजन। और 11th स्टैंडर्ड में जब मैं ये कोर्सेज लेता हूँ तब मैं ये बताता हूँ कि किसी भी कर्व के अंडर का एरिया क्या देता है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम है, उसके कर्व के अंडर का एरिया हमको हमेशा वर्क डन देता है, ऑलवेज। सिमिलरली आप वेलोसिटी टाइम के कर्व से उसके एरिया अंडर द कर्व से कुछ फाइंड कर सकते हो, राइट। तो देर आर दिस important thing related to graphical representation। मुझे वर्क डन निकालना है ना, मैं सिर्फ ये एरिया अंडर द कर्व निकाल दूंगा एंड आई विल गेट वर्क डन। सो हमने क्या देखा पहले केस में, हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे थे पीवी डायग्राम, जिसको हम लोग इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे ये देख रहे थे कि हम लोग एक सिस्टम को, जब एक सिस्टम एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाता है फ्रॉम 1 to 2, राइट। यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है विथ वेरिंग प्रेशर, गैस एक्सपैंड होगा तो प्रेशर उसका कम होगा,
और उस केस में हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने ये सब ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। अब अदर वे राउंड भी तो पॉसिबल था। अदर वे राउंड मतलब कंप्रेशन ऑफ गैस, कंप्रेशन एट वेरिंग प्रेशर। मान लेते हैं कि पहला स्टेट ये था, मतलब इनिशियल वैल्यू आपको मिल जाएगी वॉल्यूम की V1 और प्रेशर की मिल जाएगी P1। अब क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन हो रहा है मतलब आपका ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो कम होना चाहिए ना, तो जीरो की तरफ जा रहे हैं ना हम लोग, तो आपको पता होना चाहिए कि द वॉल्यूम हैज़ टू रिड्यूस, तो इसलिए ग्राफ हम लोग लेफ्ट में लेके जा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया सेकेंड स्टेट, फाइनल स्टेट। तो देखो वॉल्यूम जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया V2, ओके, प्रेशर जो हो गया P2, राइट। तो बेसिकली पहले कर्व में क्या था, एक्सपांशन एट वेरिंग प्रेशर में क्या था, आपके पास था बेसिकली फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर इज लेस देन इनिशियल प्रेशर, एंड वर्क डन was basically greater than 0, राइट। वर्क डन ग्रेटर देन 0 क्यों? मैंने पहले ही बताया है, जब एक्सपांशन होता है तो गैस वर्क करता है, वर्क डन बाय द गैस इज टेकन टू बी पॉजिटिव, ये हमने ऑलरेडी करके रखा है। ओके, दूसरे केस में कंप्रेशन हो रहा है, मतलब मैं पिस्टन को नीचे मूव कर रहा हूँ, मतलब फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो इनिशियल से कम होगा, मतलब फाइनल प्रेशर जो होगा वो इनिशियल से ज़्यादा होगा। इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव होगा। मैंने ये भी बताया था कि जब वॉल्यूम रिड्यूस होता है, पिस्टन नीचे की तरफ मूव होता है, तो वर्क डन बाय द गैस इज टेकन टू बी नेगेटिव और वर्क इज डन ऑन द गैस, करेक्ट। तो सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इस केस में भी वर्क डन निकालना है तो एरिया अंडर द कर्व। ये एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं, ये हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त और स्पेसिफिकली JEE नीट के एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त देखेंगे। ऑलराइट, मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। अभी तीसरा केस ऐसा है कि गैस एक्सपैंड या कंप्रेस हो सकता है एट कांस्टेंट प्रेशर। हमारे बुक में सिर्फ एक्सपेंशन का केस दिया है, तो सिर्फ एक्सपेंशन डिस्कस कर लेंगे। एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके। बेसिकली इसमें क्या होगा, इनिशियल वैल्यू वॉल्यूम का था V1, प्रेशर का था P1, स्टेट 1 से दूसरे स्टेट पे जा रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए ये जो प्रेशर का लाइन है वो वॉल्यूम एक्सिस को पैरेलल है। जब कोई भी चीज़ कांस्टेंट होती है, इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है और प्रेशर को मैं वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ, तो जब वाई एक्सिस का क्वांटिटी कांस्टेंट होता है, तो जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो वो जो लाइन बनता है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल होता है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम एक्सिस को पैरेलल है। तो ये हो गया आपका V2। तो यहाँ पे भी आपका जो बेसिकली फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन इनिशियल है, फाइनल प्रेशर इक्वल टू इनिशियल प्रेशर है, करेक्ट। यहाँ पे भी वर्क डन ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है ना बेसिकली, तो एक्सपांशन होता है मतलब वर्क डन बाय द गैस, और बाय डिफॉल्ट वो हम लोगों ने पॉजिटिव मान के रखा है, मतलब कन्वेंशंस के थ्रू। और एरिया अंडर द कर्व, मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ दिस स्क्वायर बेसिकली विल गिव यू वर्क डन, राइट। तो समरी, इक्वेशन ऑफ स्टेट मतलब क्या? पहली बात तो हम लोग ये इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात तभी करेंगे जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस सिस्टम का कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए, उसको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए हमको थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स की, मतलब प्रॉपर्टीज की, मतलब जस्ट वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। और जब ये जो वेरिएबल्स है लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इसका जो रिलेशन है, जो इनका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है बेसिकली, करेक्ट। तो सिस्टम
थर्मल इक्विलिब्रियम में जब भी होगा, हम उस सिस्टम को एक इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्विलिब्रियम में होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग डायग्रामेटिकली, मतलब सॉरी नॉट डायग्रामेटिकली, बेसिकली ग्राफिकली, तो हम लोग इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। वो उस ग्राफ में नॉर्मली हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट करते हैं, इसलिए उसको हम लोग प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम कर्व या तो इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। इसमें जो एक चीज मैंने आपको नहीं बताई कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। जब प्रेशर वॉल्यूम कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म। तो ये जो मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की है, कर्व ड्रॉ की है, दिस विल बी कॉल्ड एज आइसोथर्म ओनली इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब 3 केसेस लिए मैंने। एक्सपेंशन एट वेरिंग प्रेशर, गैस एक्सपैंड हो रहा है, मतलब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हो रहा है एट वेरिंग प्रेशर, तो गैस एक्सपांड हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने एक स्टेट 1 और 2 बताया है। तो पहले डायग्राम में मैंने आपको ये बताया है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, इसलिए कर्व नीचे की तरफ आया। फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल, final pressure is less than initial, work done is positive because the gas is expanding, so work is done by the gas and that is taken to be positive. दूसरे केस में compression at varying pressure, मतलब पिस्टन नीचे आ रहा है, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब वर्क डन नेगेटिव होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। वो डायग्रामेटिकली हमने दिखाया। तो इनिशियल स्टेट 1 से डिनोट किया है, फाइनल स्टेट 2 से डिनोट किया है। तो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल, वर्क डन इज नेगेटिव। तीसरा, अगर हमारा प्रोसेस बहुत ही स्लो है, जो क्वासी-स्टैटिक बोलते हैं, हम लोग कल के सेशन में कवर करेंगे उसको, क्वासी-स्टैटिक, वेरी स्लो। तो इस केस में अगर गैस एक्सपैंड भी हो रहा है ना, तो ये एक्सपेंशन इतना स्लो है कि प्रेशर हमेशा ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, राइट। तो एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर। इस केस में वो जो कर्व आपका आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, और वो स्ट्रेट लाइन जो है वो वॉल्यूम एक्सिस को पैरेलल रहेगा, क्योंकि प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा। तो इस केस में फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल, हेंस वर्क डन इज पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, बिकॉज वर्क इज डन बाय द गैस, राइट। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। विल कंटिन्यू हियर ऑनवर्ड्स। वापस एक बार कल रिवाइज होगा ये सब, और हम लोग इसके नोट्स भी बनाते जाएंगे।